हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IXMB। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 16 Feb 2023। सो एज यू ऑल नो, आई ऑलवेज रिमाइंड यू टू डाउनलोड द BPDA एंड रिवाइज, राइट? एंड आई होप यू आर डूइंग। एंड आई हैव टेकन ए रेजोल्यूशन कि पूरे फरवरी मंथ में मैं आपको ये याद दिलाऊं कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आपको पढ़ लेना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है एंड आई होप यू आर डूइंग। अगर आप कर रहे हो तो आप एक बार कमेंट में अगर आप लिख दोगे येस आई हैव डन और आई एम डूइंग, आई विल स्टॉप रिमाइंडिंग यू। तो अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे पहले करंट अफेयर में, वो है रिलेटेड टू ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो अगर आप इस डेटा में देखो देखो ये डेटा देता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट? जो इस डेटा को रिलीज करते हैं एवरी क्वार्टर। अगर आप देखोगे कि जनवरी में ट्रेड बैलेंस कैसा था, तो अगर इसको आप कंपेयर करोगे पिछले साल जनवरी 2022, तो तब था जो इंपोर्ट था हमारा 52.57 बिलियन और जो एक्सपोर्ट था वो था 35.23 बिलियन। तो मतलब ये जो गैप आपको दिख रहा है ये है ट्रेड बैलेंस का गैप। ठीक है, मतलब हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक डिफरेंस तो होगा। अब अगर आप देखोगे ना, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो श्रिंक हुआ है, 32.91 बिलियन हुआ है, वेरएस हमारा जो इंपोर्ट है वो भी श्रिंक हुआ है। तो कहीं ना कहीं यू वुड से इन्फ्लेशन इज हैज़ ए बिग रोल टू प्ले, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से लोगों का परचेसिंग पावर गिर जाता है एंड दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द इकोनॉमी। तो देखो ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, राइट? आपको याद होगा जनवरी 2022 में पिछले साल इन्फ्लेशन उतने तेज़ी से नहीं बढ़ा था, ये उतना नहीं था इन्फ्लेशन। बट अगर आप रिटेल की बात करोगे तो रिटेल में तो 6% से ज़्यादा का इन्फ्लेशन है। हमने 3 दिन पहले डेटा देखा था CPI का। अगर WPI की बात करूँ, जो डेटा हमने कल देखा, तो वो तो टॉलरेंस बैंड के अंदर में ही है, 4.7 के आसपास है, राइट? जो भी देखा था हमने। सो बट ओवरऑल इकोनॉमी में, एंड ये सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं, अगर मैं पूरे दुनिया भर की बात करूँ तो सब जगह पे ऑलमोस्ट लोग इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ये बढ़ता हुआ। लेकिन इससे भी एक बढ़ता हुआ ये है कि ये जो डेफिशिट है वो कम होता हुआ दिख रहा है। बट देखो अगेन, डेटा देखने का एक पर्सपेक्टिव, राइट? आप अगर यहाँ पे इसको कंपेयर करोगे पिछले साल से, आप देखोगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही घट गया है एंड ऑब्वियसली जब दोनों घटेगा तो जो डेफिशिट है वो तो घटना ही है, राइट? तो अगर आप इसको डेफिशिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप इस तरीके के इसको पढ़ सकते हो कि ट्रेड डेफिशिट हिट्स 1 ईयर लो, कि ये बहुत एक साल में सबसे कम डेफिशिट है। बट ऑन दी अदर हैंड इसको देखने का एक दूसरा नज़रिया ये है कि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही गिर गया है तो डेफिशिट तो गिरना ही है। बट मोर और लेस ये है डेफिशिट, मतलब हमारे फॉरेक्स रिजर्व से हम इतने 17.75 बिलियन हम खर्चा कर रहे हैं एक्स्ट्रा टू बैलेंस दी ट्रेड। ठीक है, 17.75 ये है ट्रेड बैलेंस आपका। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है MOU इंडिया एंड चिली। देखो इंडिया एंड चिली, रिपब्लिक ऑफ चिली, इन्होंने दोनों ने एक MOU साइन किया। कल जो यूनियन कैबिनेट का मीट हुआ, उस मीट में इसको इंडिया की तरफ से अप्रूव कर दिया गया इन द फील्ड ऑफ क्या? इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर। एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर का मतलब क्या है? ना ही सिर्फ एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो बाकी सारे सेक्टर्स हैं उनके मतलब उनको भी साथ में लेते हुए ये साइन किया गया। द MOU प्रोवाइड्स फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर. The main area of cooperation envisaged are agriculture policies for development of modern agriculture, organic agriculture to facilitate the bilateral trade of organic product, as well as to promote the exchange of policies aimed to develop organic production in both countries. तो ये सारा काम इस पे होगा, ठीक है? अब ये MOU में क्या होगा? अंडर द MOU a Chile India agriculture working group will be constituted which will be responsible for supervision, review and assessment of implementation of this MOU as well as for establishing frequent communication and coordination. तो ये सारा काम भी इसमें होगा, ठीक है? तो देखो ये जो MOU है ये सबसे पहले 5 साल के लिए एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक रिन्यू होगा 5 साल के लिए, मतलब टोटल 5+5 ये 10 ईयर्स के लिए होगा। एंड ये आपको ना ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना होगा, ये डिस्क्रिप्टिव एंड आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव में देखो आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ भी आए तो आप लिख सकते हो कि देयर इज़ एन MOU,
जहाँ पे इंडिया एंड चिली एक दूसरे को सपोर्ट करेगा ये सारे काम के लिए। अगर आपको ऐसे आया लाइक से इकोनॉमी के ऊपर, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर या फार्मर इनकम के ऊपर, आप ये सारा पॉइंट मेंशन कर सकते हो ना। जब एक एमओयू एक देश दूसरे देश के साथ साइन करता है तो ऑब्वियसली जो दूसरा देश है वो हमारे एक्सपर्टाइज को नज़र में रखते हुए कर रहा होगा, एंड जो हम हैं मतलब इंडिया, वो हम दूसरे किसी मतलब मान के चलो चिली के जो भी एक्सपर्टाइज है उनको देखते हुए कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डिपेंड करता है कि ये सारे थॉट्स को आप वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करो, राइट। तो न्यूज़ जो भी है इनको आपको हर एंगल एंड हर पर्सपेक्टिव से ब्रेक डाउन करके समझना है, राइट। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम गवर्नमेंट ने कल जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसका अप्रूवल दे दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके 2025-26 तक ये चलेगा, एंड इसमें एलोकेट किया गया ₹4800 करोड़। तो देखो ये होता है डायरेक्ट आपको सवाल पूछ सकता है कि कितने ईयर के लिए अप्रूव किया है या कौन से फाइनेंशियल ईयर तक। तो फाइनेंशियल ईयर 26 आपको पूछ सकता है कितना पैसा एलोकेट किया गया, तो इट्स 4800 करोड़। आपको ये भी पूछ सकता है कि आउट ऑफ दिस 4800 करोड़ कितना पैसा दूसरे जगह जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो 2500 करोड़ है दिस विल बी यूज्ड फॉर रोड्स, एंड एक जो भी विलेजेस में हो रहा है ना, ये जो विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम है ये हर जगह के लिए नहीं हो रहा है, ये सिर्फ नॉर्दर्न बॉर्डर है ना, विलेजेस और ब्लॉक्स ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर पे जो है ये सिर्फ उन विलेजेस के लिए हो रहा है जिसमें कुछ 19 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 46 बॉर्डर ब्लॉक्स इन 4 स्टेट कवर हैं, एक यूटी है उसमें, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज़ इस पे कि ये कैसे काम करेगा, विलेज वाइब्रेंट एक्शन प्लान विल बी क्रिएटेड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंडर से ये होगा विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत की मदद से ये किया जाएगा। 100% सैचुरेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम विल बी एंश्योर्ड, ठीक है। लेकिन इसको ओवरलैप नहीं होने देंगे विथ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये अलग से चल रहा है, राइट, वो अलग से चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये काम किया जाएगा थ्रू वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान से। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है कोऑपरेटिव मूवमेंट। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन खोला हुआ है, राइट। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन क्या काम करेगा कि देश में जो भी अलग अलग बॉडी है जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव से काम कर रहे हैं इनको यूनिफाई करके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना, राइट। यूनिफाई का मतलब ये नहीं है कि नाबार्ड को या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को किसी के साथ मर्ज कर देना, नहीं, सब के अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं, राइट। इन ऑब्जेक्टिव को यूज करके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बना के उसके पीछे, वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स द ग्रास रूट डेवलपमेंट, दैट्स इट, ठीक है। डायरी कोऑपरेटिव इन ईच पंचायत विलेज एंड वायबल फिशरीज कोऑपरेटिव इन कोस्टल पंचायत विलेज, ठीक है। मतलब डायरी का कॉपरेशन एंड जो कोस्टल है वहाँ पे फिशरी कॉपरेशन ये बनाया जाएगा। इनिशियली टारगेट है कि 2 लाख मल्टीपर्पज़ PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी या डेयरी सोसाइटी या फिशरीज, मतलब जहाँ पे जो प्रिवेल है, आपको एग्रीकल्चरल विलेज है तो वहाँ पे PACS होगा, जहाँ पे मिल्क या मिल्क प्रोडक्शन हाई है वहाँ पे डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, और जहाँ पे फिशरीज है मतलब जो कोस्टल विलेजेस है वहाँ पे फिशरीज कोऑपरेटिव होगा इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। इन प्लान्स को किन के थ्रू किया जाएगा, जो कोऑपरेशन वाली बात मैंने की थी, तो देखो इनको नाबार्ड के थ्रू किया जाएगा, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू किया जाएगा, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। बाकी इसके पीछे जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है वो मिनिस्ट्री तो हमेशा से ही है, उनको तो रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें कि कौन से स्कीम्स इनको हेल्प करने आएगा या कौन से डिपार्टमेंट, तो आप ये देख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी के अंदर में संपदा योजना है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो ये सारा जो गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग स्कीम्स है इनको और सिनर्जी के साथ यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है MOU इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। सो देखो कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फॉर कॉपरेशन इन डिसेबिलिटी सेक्टर, ठीक है। यूनियन कैबिनेट जो है इन्होंने एक अप्रूवल दिया है कि MOU साइन होगा बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, किस लिए, डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए। तो देखो कुछ न्यूज़ छोटा भी होता है, आपको यहाँ पे
सीधा सवाल पूछ सकता है द एमओयू इज़ रिलेटेड टू विच सेक्टर, तो आपका आंसर होगा डिसेबिलिटी सेक्टर। बाकी इस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है जहाँ पे हमको डीप में समझना है, मतलब हमारे बैंकिंग एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। अब हम बढ़ेंगे आगे। एमओयू बिटवीन ICAI एंड ICAEW, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने साइन किया एमओयू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स। होगा क्या इससे, ये अपना बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन डिसमिट करेंगे, मटेरियल चेंजेस टू क्वालिफाई एडमिशन रिक्वायरमेंट, मतलब ताकि स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो, जो CAs है इंडिया एंड UK में काम करते हैं उनको बेनिफिट हो, तो ये सारा काम किया जाएगा, राइट। मतलब इंडिया का CA UK में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सके, UK का CA जो है वो इंडिया में आके अपॉर्चुनिटी ढूंढ सके, तो ये सारा काम किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। तो देखो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये आजीवाल मिजोरम में होने वाला है, राइट। इसका थीम क्या है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ठीक है। दो आई एम वेरी सॉरी, इट्स नॉट द थीम, इट्स कौन करने वाला है, इट्स इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ये आपको ध्यान देना है। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है जो पहला G20 कल्चर ग्रुप का मीटिंग है, ये कहाँ पे होने वाला है, ये खजुराहो मध्य प्रदेश में होने वाला है। कब से कब होने वाला है, 22 to 25 फरवरी 2023, तो ये आपको ध्यान देना है। विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू RBI। तो देखो आपको एक चीज़ ध्यान होगा कि जो पेमेंट एग्रीगेटर है, ये पेमेंट एग्रीगेटर को RBI ने 17 मार्च 2020 में एक गाइडलाइन इशू करके ये कहा था कि आप अगर बैंक हो तो आप अपना बिजनेस कंटिन्यू रखो, लेकिन आप अगर बैंक नहीं हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इसका एक सब्सिक्वेंट वो भी आया था, लेकिन 2020 में RBI ने ये बोला था कि आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बंद मत करो, मतलब यू कंटिन्यू टू डू दी बिजनेस, बिजनेस बंद नहीं करने दिया बिकॉज लोगों को प्रॉब्लम होता था। तो मार्च 31, 2021 में फिर गाइडलाइन आया जहाँ पे RBI ने एक डेट बताया, ठीक है। पेमेंट एग्रीगेटर को, जो नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर थे, उनको ये बताया गया कि सितंबर 30, 2021 तक आप RBI में एप्लीकेशन कीजिए, ताकि हम अपने एप्लीकेशन को रिव्यू करके आपको लाइसेंस देना है कि नहीं देना है वो डिसाइड कर सके, राइट। तो अभी क्या किया है, इस सर्कुलर से, मतलब सर्कुलर डेटेड 15 फरवरी 2023, RBI ने ये डेट को एक्सटेंड कर दिया है बाई सितंबर 30, 2022, ठीक है। अच्छा नो, यहाँ पे अभी क्या किया गया है, 1 जुलाई 28, 2022 को एक आया था जिसमें सितंबर 30, 2022 को 2 तक ये डेट बढ़ाया गया था, मतलब ये पिछले साल। उसके बाद आपने बहुत सारा न्यूज़ देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे रिजर्व पे को लाइसेंस मिला, भारत पे को लाइसेंस मिला, हिटैची पेमेंट को लाइसेंस मिला, राइट। तो ऐसे 3-4 और एंटिटी है, इन्फीबीम एवेन्यू जो सबसे पहला था, CC एवेन्यू, राइट, उनको लाइसेंस मिला। तो ऐसे मल्टीपल लोगों को लाइसेंस मिला। तो देखो अब RBI का ये कहना है कि जो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए है, वो जो लिस्ट है RBI लिस्ट इशू किया हुआ है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो लाइसेंस है अभी भी वो, मतलब उनका एप्लीकेशन अभी भी RBI में पड़ा हुआ है, तो वो RBI अभी अपडेट कर रहा है धीरे धीरे, राइट। मतलब इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पीपल ऑफ इंडिया, उनको ये पता रहे कि किनको लाइसेंस मिल गया, किनको लाइसेंस नहीं मिला है, वो अभी भी कर रहे हैं। तो अभी RBI लोगों को ये भी बता रहा है कि शेयर होल्डर्स में ट्रांजैक्ट विथ न्यू PAs ओनली आफ्टर एंटिटी रिसीव्ड ऑथराइजेशन। ये बता रहे हैं कि जो आप नए पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनके साथ आप तभी ट्रांजैक्ट करो जब उनको ऑथराइजेशन मिले अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2027। और RBI ये भी बोला है कि जो स्टेक होल्डर्स, मतलब जो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ दोस्त PA एग्जिस्टिंग पेमेंट एग्रीगेटर उनका ही करें जिनको इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन मिल चुका है। एंड वो कौन कौन होंगे, अभी जो हमने करंट अफेयर कुछ दिन पहले देखा था, दिसंबर में देखा था, नवंबर में देखा था, लाइक इन्फीबीम एवेन्यू, CC एवेन्यू, ठीक है। उसके बाद ऐसे अलग अलग भारत पे है, हिटैची पेमेंट है, पाइन लैब्स हैं, सो ये सारे लोग। विद दिस वी आर इनटू द लास्ट न्यूज़, वो है हार्बिंगर, राइट। RBI is organizing its second global hackathon Harbinger 2023 Innovation for Transformation। थीम क्या है, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है।
और हार्बिंगर क्या है? इट इनवाइट्स इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट आरबीआई ने दिया है। और ये हार्बिंगर, देखो ये होता क्या है, ये एक हैकाथॉन है। सिंपल सी बात है कि ये जो प्रॉब्लम्स है आपके सामने रख दिया गया है, आप इसका टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन ढूंढ के लेके जाओ। मतलब ये देश के सामने आरबीआई ने रखा, जो भी लेके जाएगा, जो विनर होगा उसको 40 लाख रुपए मिलेगा, जो रनर अप होगा उसको 20 लाख रुपए मिलेगा फ्रॉम द आरबीआई, राइट। तो ये हैकेथॉन February 22 से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। विद दिस वी आर डन फॉर द डे। लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन। टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल एंड ऑल द बेस्ट। लेट्स and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.